आ गई तू। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले और आजा, पकौड़े अभी कढ़ाई से उतारे हैं। आहा, क्या बात है माँ, सच कह रही हूँ, आपके हाथों में जादू है, जादू है। सच्ची बता, इतने अच्छे बने हैं क्या? बहुत ही बढ़िया बने हैं माँ, पर आज कौन से पत्तों के बनाए ये तो बताओ। वो बगल वाली कमला ढेर सारी मूली लाई थी, अब मूली के पत्ते उसके काम के थे नहीं, और कल खेत से कद्दू के कुछ पत्ते मैं ले आई थी, और हाँ थोड़े से चुकंदर के पत्ते वो शांति दे गई थी, तो बस थोड़ा सा बेसन डाला और बना दिए सारे पत्तों के पकौड़े। वाह माँ, कमाल करती हो तुम भी। वो पत्ते जो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, तुम उनसे क्या गजब के पकौड़े बना देती हो। अब मुझे भी सिखाओ ना कैसे बनाते हैं इन्हें। और फिर बीतते वक्त के साथ पूजा ने अपनी माँ से वो खास पत्तों के पकौड़े बनाने सीख लिए। और फिर एक दिन, माँ बारिश हो रही है, पत्तों के पकौड़े खाओगी? अपने पास कौन कौन से पत्ते पड़े हैं? अब थोड़ी पालक है, थोड़ी अरबी के पत्ते हैं, और बाकी पड़ोस के खेत जाके देख ले, जो मिल जाए। और सुन, पकौड़े थोड़े ज्यादा ही बना लेना। सुना है नीलम आई हुई है, उससे भी बुला लेती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कितने दिनों बाद मुलाकात होगी नीलम दीदी से। माँ सुना है अब तो वो बहुत अमीर हो गई है। हाँ, शहर में बंगला, गाड़ी, दुकानें, सब कुछ है। भगवान उसे ऐसे ही खूब खुश रखे। नीलम कांता की पड़ोसन की बेटी थी, जो पूजा से 5 साल बड़ी थी। बचपन में पूजा और नीलम साथ में खूब खेलती थी। नीलम की शादी शहर में रहने वाले नीलेश के साथ हुई थी, जो काफी अमीर था। कांता नीलम के घर गई और उसे बुला लाई। और फिर, नीलम दीदी, कितने साल बाद देगा आपको, कैसी हो आप? ऐसा नहीं है पूजा, वो क्या है ना, मैं वहाँ इतनी बिजी हो जाती हूँ कि इतनी दूर गाँव आना भारी पड़ जाता है। और दीदी, जीजा जी कैसे हैं? वो तो बढ़िया है एकदम। अच्छा सुन पूजा, तूने आगे क्या सोचा है? कुछ नहीं दीदी, शायद अगले साल तक शादी वादी हो जाएगी, माँ तो यही कह रही थी। अरे पर माँ के चाहने से क्या होता है, तू भी यही चाहती है क्या? नहीं दीदी, मैं तो चाहती हूँ कि मैं खूब पैसे कमाऊं ताकि अपनी माँ का हमेशा ख्याल रख सकूं। अरे पूजा, तू इतनी सुंदर है, तुझे तो शहर आना चाहिए। वहाँ तुझे एक से बढ़कर एक नौकरी मिलेगी। और एक तू है कि अपनी सुंदरता यहाँ इन खेतों के पत्तों में खपा रही है, पगली कहीं की। मैं तो शहर जाना चाहती हूँ दीदी, पर माँ नहीं मानती। अब आप बात करो ना, क्या पता मान जाए। नीलम ने पूजा को शहर के हसीन सपने दिखाने शुरू कर दिए थे, और पूजा तो पहले से ही शहर जाकर पैसे कमाना चाहती थी। फिर पूजा के कहने पर नीलम ने उसकी माँ कांता को समझाया, और फिर आखिरकार कांता ने अपनी बेटी पूजा को नीलम के साथ शहर भेज दिया। कितने दिन लगा दिए यार तुमने, पता है कितनी याद आ रही है तुम्हारी। अरे रुको तो सही, देखो मेरे साथ कौन आया है। ये कौन है? ये पूजा है, मेरी पड़ोसन। अरे वाह पूजा, तुम तो बहुत सुंदर हो। जी? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, तुम नीलम की सहेली हो तो मेरी तो साली हुई ना, और साली से तो मजाक किया ही जा सकता है। लेकिन पूजा को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, पर वो जानती थी कि जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उसे नीलम और नीलेश के घर ही रहना था। फिर शाम को चाय पीते हुए, नीलेश सुनो ना यार, पूजा लाइफ में कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या करना चाहती हो तुम पूजा? ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है, अभी तो जो काम मिल जाए। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं आज ही लता दीदी से बात करता हूँ, अच्छा पैसा दे देंगी वो। नीलेश की बात सुनकर पूजा बहुत खुश हुई। उसने नीलम और नीलेश को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में जाकर खुद से बात करने लगी। माँ बस कुछ महीनों की और बात है, अगर मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे तो मैं जल्द ही आपको अपने साथ शहर ले आऊंगी और फिर आपको अपने साथ ही रखूंगी। पूजा की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे थे, लेकिन आने वाली मुसीबत से वो बिल्कुल अनजान थी। ठीक 2 दिन बाद नीलम और नीलेश गांव पहुंचे और फिर, अरे नीलम तुम कैसी हो और पूजा कहाँ है? यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ, कहाँ है तुम्हारी बेटी? पूजा वो तो तुम्हारे साथ है ना? हमारे साथ नहीं है वो, कमबख्त हमें लूट कर भाग गई। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही, साफ साफ बताओ कहाँ है पूजा? मौसी, तुम्हारी लड़की को हम अपने साथ ले गए थे ताकि वो वहाँ कुछ पैसे कमा सके, लेकिन वो तो मेरे सारे गहने और पैसे लेकर ही फरार हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सबूत है हमारे पास मौसी, सीसीटीवी फुटेज है, ये देखो, इस बैग में सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई वो। ऐसा है आंटी जी, 10 लाख के गहने थे और 5 लाख रुपए कैश, और अगर मुझे मेरे 15 लाख जल्द से जल्द ना मिले ना तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगा, समझी? और आपकी वो लुटेरी बेटी, वो भी जेल की चक्की पीसेगी। शाम तक सोच लो पैसे कब देने और कहाँ से लाकर देने। कांता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अकेली कांता क्या करती, तो उसने गांव के साहूकार को अपना घर बेच दिया और पूरे 15 लाख नीलम और नीलेश को दे दिए, और जो थोड़े बहुत पैसे थे
वो उन पैसों को लेकर शहर आ गई, जहाँ उसने सबसे पहले पुलिस से मदद मांगी, लेकिन वहाँ तो कहानी उल्टी ही हो गई। अच्छा, तो तू है उस लुटेरे की माँ? जल्दी बता, तेरी बेटी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उसे फंसाया गया है। ऐसा है बुढ़िया, चुपचाप चली जा यहाँ से और दोबारा इस शहर में दिख मत जाना, वरना सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी, समझी? चल अब भाग यहाँ से। घबराई कांता ने ट्रेन पकड़ी और एक नए शहर पहुँच गई। वहाँ ना तो रहने का ठिकाना था और ना ही खाने का कोई इंतजाम। उसके हाथ में एक आखिरी सोने का कंगन ही था जो अब उसकी सारी संपत्ति था। उसने उस कंगन को भी बेच दिया और ठेला और कुछ बर्तन ले लिए। ये सब करने के बाद उसने पत्तों के पकौड़े बनाने शुरू किए, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि उसे रह रहकर अपनी बेटी पूजा की याद आती थी। एक दिन जब वो अपने ठेले पर पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी दुकान पर एक पुलिस वाला आया, जिसे देखते ही कांता घबरा गई। आंटी जी, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा और आप अब जाकर मुझे मिली हो। मैंने कुछ नहीं किया साहब, और मेरी बेटी ने भी कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ आंटी जी, मैं उसी थाने से आया हूँ जहाँ आप 6 महीने पहले मदद मांगने आई थी। वहाँ मेरे सीनियर थे तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी बेकसूर है, क्योंकि वो नीलम और नीलेश, वो दोनों बहुत बड़े ठग हैं। वो इंस्पेक्टर के साथ मिलकर आप जैसे भोले भाले लोगों को ठगते हैं। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा मेरे और मेरी बेटी के साथ। मैं जानती थी कि मेरी पूजा कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। बेटा जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी बेटी है कहाँ। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप भरोसा रखिए, मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। तुम मेरे लिए इतनी दूर से मेरी मदद करने आए, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? हाँ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पत्तों के पकौड़े बनाती हूँ। पत्तों के पकौड़े? हाँ, क्यों, तुम्हें अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं, अच्छे लगते हैं, लाइए खिलाइए जरा। फिर जैसे ही पवन ने पहला पकौड़ा खाया तो उसने आंखें बंद की और बोला, वाह क्या बात है, बिल्कुल वही स्वाद, वही मसाले और वही करारापन। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। आंटी जी, हमारे शहर में भी एक ठेले वाली है, वो भी आप ही की तरह अलग अलग सब्जियों के पत्तों के पकौड़े बनाकर बेचती है। मैं तो अक्सर उसके पास पत्तों के पकौड़े खाने जाता हूँ, और कमाल की बात तो देखो, उसके हाथों का स्वाद भी बिल्कुल आपके जैसा ही है। पवन की बात सुनकर कांता हैरान रह गई और अगले ही पल वो सीधा पवन के साथ बस में बैठकर उसी शहर वापस आ गई। पूजा, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? माँ, मुझे नीलेश और नीलम ने एक लता नाम की औरत को बेच दिया था। वो सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती थी। वो औरत ना तो मुझे बाहर जाने देती थी और ना ही ठीक से खाने को देती थी। और वो जिस सूटकेस की बात हो रही है ना, वो तो खाली और पुराना था। नीलम ने कहा था कि किसी गरीब को दे दूं। मैंने उसकी बात मानी और वो लोग कह रहे कि मैं उस सूटकेस में पैसे और गहने लेकर भागी। तो तू मेरे पास क्यों नहीं आई मेरी बच्ची? मैं गांव आई थी, पर पता चला कि आपने घर बेच दिया। मैंने आपको हर जगह ढूंढा, लेकिन आप मुझे नहीं मिली और मुझे तू नहीं मिली। बेटा जी, तुम मेरे लिए देवता बनकर आए हो। तुमने मेरी पूजा से मुझे मिलवा दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं आंटी जी, अभी एक जरूरी काम बाकी है। पूजा, तुम मेरे साथ एसपी सर के पास चलो और उन्हें सारी सच्चाई बताओ। उन तीनों बेईमानों को सजा मिलनी जरूरी है। पवन के साथ जाकर पूजा ने एसपी से सारी कहानी बता दी। इंस्पेक्टर नीलेश और नीलम के खिलाफ जांच हुई और उन्हें सजा मिली। कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहां आती है। कविता, ये क्या, तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बनाकर ले आ, और हाँ, इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी दो भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या,
तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का झूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे झूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर तक, हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारे कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी, भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी, भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है। बहुत भूख लगी है, ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा, बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े। हाँ, और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं। इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया, इस बारिश ने सब खराब कर दिया।
इस बारिश ने एक तरफ जहां कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे, ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता का है, उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? तो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है, हैं? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है। Thanks for watching.